एक विशेष प्रश्न था, सब उलझन में हैं, सब पूछना चाहते हैं कि अभी जो पालिताना में सहस्त्राब्दी समारोह हो रहा है, क्या यह आपकी आज्ञा से हो रहा है? और 1075 और 1080 का ये क्या मैटर है? हम ये सब जानना चाहते हैं। ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में ये बातें बहुत ज्यादा चल रही है, तो सारे युवा अनगिनत जो बातें आ रही है नहीं समझ पा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है कि इस विषय का स्पष्टीकरण पहले काफी बार हो चुका है, मगर फिर भी इस बात को जानना आवश्यक है कि खरतरगच नामकरण, अपन खरतरगच की स्थापना ऐसा नहीं कह सकते हैं। खरतरगच एक नामकरण है, क्योंकि परंपरा तो परमात्मा महावीर से चल रही है। परमात्मा महावीर के पट पर सुधर्मा स्वामी विराजे, क्रमशः पट परंपरा पर वर्धमान सूरी आए और जिनेश्वर सूरी आए। जिनेश्वर सूरी महाराज स्वयं चंद्रगच्छ के थे, और ये चंद्रगच्छ का नामकरण भी आचार्य चंद्र सूरी से हुआ था। पहले सुस्थित सूरी जी महाराज से कोटिकगण चला, कोटिकगण के बाद में चंद्रकुल भी चला, अन्य अन्य निर्ग्रंथ गच्छ भी इसका नाम था। और बीच में इसका नाम वनवासी गच्छ भी हुआ। आचार्य जिनेश्वर सूरी चंद्रगच्छ के थे। अब ये विक्रम संवत 1080 में हुआ या 1080 से पहले नामकरण हुआ, ये एक प्रश्न है। जिनेश्वर सूरी महाराज पाटन पधारे। इतिहास क्या कहता है और पुराने शास्त्र क्या कहते हैं? ये घटना विक्रम संवत 11वीं शताब्दी की है। विक्रम की सभी शास्त्रकार मानते हैं। 11वीं शताब्दी में जब ये घटना घटी, उसके बाद में जिन दत्त सूरी महाराज हुए, उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया, लेकिन संवत का उल्लेख नहीं किया। जिन पति सूरी जी महाराज ने ग्रंथों में भी संवत का उल्लेख नहीं किया। जिन पति सूरी महाराज के शिष्य जिनपाल उपाध्याय ने खरतरगच का इतिहास पहली बार किसी ने लिखा, तो वो जिनपाल उपाध्याय ने लिखा, और उस ग्रंथ का नाम है खरतरगच गुरुबावली, जिसका अनुवाद विनय सागर जी ने किया। खरतरगच का खरतरगच का बृहद इतिहास के नाम से मोटा पोथा पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, और सभी जगह सभी संघों में वो प्राप्त हुआ। उन्होंने भी इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने संवत का उल्लेख नहीं किया। संवत का उल्लेख 13वीं शताब्दी में नहीं हुआ, 14वीं शताब्दी में नहीं हुआ, 15वीं शताब्दी में नहीं हुआ, 16वीं शताब्दी में भी नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी में 600 वर्ष घटना के बीत जाने के बाद में 1080 ऐसा लिखा। समय सुंदर जी महाराज ने लिखा, जिन चंद्र सूरी जी महाराज ने लिखा। अब यहां पर जब साहित्य की गवेषणा होती है, वर्तमान का समय देखो ऐसा है, आज से 100 साल पहले का समय अलग था। हमारे पास में सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं थे। आज हमारे पास में सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं और हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं। जब रिसर्च किया गया, शोध की, अपने यहां पर विनय सागर जी ने, अगरचंद जी, भंवरलाल जी नाहटा ने, उन्होंने शोध करने पर लिखा। सबसे पहले वल्लभ भारती नाम का ग्रंथ, जो आज से लगभग 50 से 60 वर्ष पहले छपा, अभी का नहीं है, आज से 50-60 साल पहले। और उस ग्रंथ में विनय सागर जी ने इसका विश्लेषण किया कि खरतरगच का नामकरण कब हुआ। ये घटना, पाटन वाली जो घटना है, वो घटना कब घटी। उन्होंने सारे प्रमाणों के आधार पर, बहुत सारे प्रमाण हैं इसके,
उन्होंने लिखा कि ये घटना 1080 में न घटकर 1080 से पहले घटी। ऐसा क्यों कि नंबर एक, जिन दत्त सूरी महाराज से लेकर के सभी दादा गुरुदेव और सभी आचार्यों ने लिखा कि यह घटना दुर्लभ राजा के समय में घटी, दुर्लभ राजा के शासन में घटी। उस वक्त में राजा दुर्लभ था, कहीं पर भी भीम राजा का नाम कहीं पर भी नहीं मिलता। और दुर्लभ राजा का राज्य विक्रम संवत 1078 तक ही था, उसके बाद में उसका राज्य नहीं था। नंबर एक। नंबर दो, एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा सो महत्वपूर्ण कारण है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी का, उन आचार्य भगवंत ने लिखा कि दुर्लभ राजा से जिनेश्वर सूरी जी महाराज ने चैत्यवासियों पर विजय प्राप्त की और सुविहित मार्ग का प्रचलन किया और वहीं चातुर्मास उन्होंने किया। चातुर्मास कहां किया? पाटन में किया। ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ आचार्य भगवंत लिखते हैं। इसके साथ साथ गुरुबावली में लिखा है कि ये दुर्लभ राजा से प्राप्त करने के बाद, खरतर विरुद्ध प्राप्त करने के बाद 3-4 वर्षों तक उसी क्षेत्र में विचरण किया और उसी क्षेत्र में विचरण करके सुविहित मार्ग को सुव्यवस्थित गति प्रदान की। अब एक दूसरी बात, सबसे प्रामाणिक बात समझ में आती है। आचार्य जिनेश्वर सूरी महाराज स्वयं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, अष्टक प्रकरण की टीका, वो उनके द्वारा खुद की लिखी हुई है। उन्होंने खुद के ग्रंथ में लिखा कि विक्रम संवत 1080 में जालोर में चातुर्मास करके उन्होंने इस ग्रंथ की टीका लिखी। तो 1080 में वो कहां थे? जालोर में थे। स्वाभाविक रूप से 1080 में जालोर में थे, क्योंकि वहीं उन्होंने टीका लिखी। अब जब 1080 में टीका वहां पर लिखी और चातुर्मास वहां पर किया, और जबकि अगर 1080 में अगर ये घटना घटती तो चातुर्मास कहां होना चाहिए था उनका? ग्रंथों के आधार पर पाटन में होना चाहिए था, क्योंकि चातुर्मास वहीं किया, जबकि चातुर्मास उनका जालोर में है। तब उस वक्त में जिन्होंने भी ये जो इतिहासकार है, साहित्यकार है, देखो 1075 वाला मैटर कोई हमारा नहीं है। और हमने 1075 कब लिखना प्रारंभ किया? हमने लिखना प्रारंभ किया दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरी जी महाराज की 7वीं शताब्दी का जब आयोजन था, तो 7वीं शताब्दी के आयोजन से पहले हमारे मन में आया। और उस वक्त में आचार्य जन उदय सागर सूरी जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, सभी उस वहां पर उपस्थित थे। कहां पर? गढ़ सिवाना में कुशल गुरुदेव की 7वीं शताब्दी पर। उस वक्त में मेरे मन में आया कि जैसे दादा गुरुदेव का 31 चलता है, तो वैसे ही अपने एक खरतर चालीसा लिखा जाए। यहां से ये कब की घटना है? मेरे ख्याल से विक्रम संवत 2037 की घटना है। 2040 की घटना है। विक्रम संवत 2040 में, इस बात को 40 साल पहले हो गए। 40 साल पहले मैंने ये खरतर चालीसा लिखा था, और वो खरतर चालीसा चैत्र बदी 12 को मैंने लिखा था। हालांकि शताब्दी महोत्सव उसके 15-20 दिन या महीने, 1.5 महीने बाद में हुआ, लेकिन चालीसा मैंने उस वक्त में वहां पर लिखा था। और सभी वहीं पर गुरु भगवंत और सभी थे। चैत्र बदी 12 या चैत्र सुदी 12 होगा, मुझे तिथि याद नहीं है पूरी। उस वक्त में मैंने लिखा है कि भाई विक्रम संवत 1080 न लिख करके 1075 उसमें लिखा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि उस वक्त में विनय सागर जी और भंवरलाल जी साहब नाहटा, उनसे विचार विमर्श करके उन्होंने कहा कि महाराज 1080 नहीं लिखना, क्योंकि 1080 प्रामाणिक नहीं है। इस कारण से 1080 के आसपास, यानी उसके पहले, तो उसके पहले कब एक संवत निर्धारण करने के लिए सबसे चर्चा करके 1075 लिखा, कि ताकि इतिहास से ये घटना प्रामाणिक है। 4-5 वर्षों के अंतर से कोई घटना अप्रामाणिक नहीं हो जाती, क्योंकि इतने वर्षों के बाद में जब हम कोई बात विक्रम संवत की बात आती है, तो 1-2 साल में, तो आज भी हम अपने जीवन में भी 1-2 साल कभी कभी भूल जाते हैं कि भाई 2-4 साल पहले हुई, कि 6 साल पहले हुई, कि 8 साल पहले हुई, भूल जाते हैं। इस आधार पर 1075 हमने स्वाभाविक रूप से लिखा था। अब इस विषय में 1000
1980 में अभी जो सहस्त्राब्दी समारोह का आयोजन अभी हो रहा है, जो ही ये आयोजन की घोषणा हुई थी, हमने उसी समय पीयूष सागर जी को तुरंत पत्र लिखा कि आपने किसकी आज्ञा से, बिना हमारी आज्ञा के कैसे इस प्रकार के आयोजन की घोषणा की। लेकिन उस पत्र का उनका किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं आया। और हमारी तो ये सतत भावना थी कि कोई भी आयोजन खरतरगच का हो, इन 2-4 सालों के समस्या में न पड़ करके सब मिलकर के मनाते तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता। अब जहाँ पर सब मिल नहीं रहे, सबको वहाँ पर कोई उपस्थिति का कोई लेना देना ही नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ये आयोजन संपूर्ण खरतरगच का ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये समारोह स्वाभाविक रूप से हमारी आज्ञा के बिना ही होने जा रहा है। इसमें हमारी किसी भी प्रकार की आज्ञा अपने समुदाय की परंपरा और अपने गच्छ की परंपरा के आधार पर नहीं है। हमने पहले भी ये घोषणा की थी कि सहस्त्राब्दी समारोह का आयोजन अपन कभी भी 5-7 साल में कभी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसी साल हो, 2-4 साल बाद में भी अपन कभी भी आयोजन कर सकते हैं। इंदौर में घोषणा की थी कि विक्रम संवत 1078 में अपन करेंगे, लेकिन कोरोना के कारण से हो नहीं पाया। 2 साल कोरोना में रह गए, तीसरे साल जयपुर में गए, और तब तक अपन ये बात करते और कैसे भी करके घोषणा करते, उससे पहले तो ये घोषणा हो गई। तो अब क्या करना चाहिए इस विषय में समाज को, अपने गच्छ के समाज को बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। अपनी समस्या ये है, एक बार 3 दोस्त फॉरेन में गए, घूमने की दृष्टि से गए। दोस्त 3 थे, एक भारत का रहने वाला था, एक अमेरिका का रहने वाला था और एक जापान का रहने वाला था। 3 दोस्त गए वहां जिनके घर में मेजबान बने, उन्होंने चाय का कप सबको अर्पण किया। तीनों बैठे थे सोफा सेट पर और 3 कप उनके सामने थे, चाय पी। अब वो भारत का जो रहने वाला था वो मिस्टर जटाशंकर थे, होशियार आदमी था। वो अमेरिका वाले को भी देख रहा था, वो जापान वाले को भी देख रहा था। इसमें उन्होंने देखा कि जापान वाले ने चाय पहले पूरी कर ली और प्लेट और कप, प्लेट को ऐसे ही रहने दिया, कप को उल्टा करके रख दिया। भारत वाले ने सोचा कि इसका मतलब यहां जो है वो कप को उल्टा रखने की परंपरा है। तो उसने सोचा कि चलो अब देखता हूं अमेरिका वाला क्या करता है। वो ऐसा करने जा ही रहा था कि अमेरिका वाले ने प्लेट सीधी रखी और कप को भी सीधा ही रख दिया। भारत वाले ने सोचा अब क्या करना, ये तो बड़ी समस्या होगी। एक ने उल्टा रखा, एक ने सीधा रखा। अब मैं अगर सीधा रखता हूं तो ये जापान वाले सोचेगा कि तो अमेरिका वाले का पिट्ठू है, और मैं अगर मैं सीधा रखता हूं तो ये देखिए, अगर मैं उल्टा रखता हूं तो ये सोचेगा कि ये जापान का पिट्ठू है, मैं क्या करूं। बहुत सोच समझकर उसने कप को न तो उल्टा रखा न सीधा रखा, कप को सुला दिया, मतलब कप को टेढ़ा रख दिया, सुला दिया। ये दृश्य देखा तो उन दोनों के मन में आया कि ये बाबू साहब ये क्या कर रहे हैं आप, कप को सीधा रखना, कप को उल्टा रखना तो समझ में आता है, आपने कप को सुलाया क्यों, उल्टा क्यों रखा। उसने कहा कि कप को उल्टा क्यों रखा वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुमने कप उल्टा क्यों रखा और तुमने कप सीधा क्यों रखा, तो फिर मैं भी अपना कारण बता दूंगा। तो जिसने कप को उल्टा रखा था, जापान वाला, उसने कहा कि देखो मैंने उल्टा रखा इसलिए, ये संकेत देने के लिए कि मुझे चाय और नहीं पीनी है, और तूने कप को सीधा क्यों रखा कि मैंने इसीलिए रखा कि मुझे चाय और पीनी है, ये दिखाने के लिए मैंने कप को सीधा रखा। अब बताइए आपने कप को उल्टा या टेढ़ा क्यों रखा। उसने कहा कि टेढ़ा इसलिए रखा है कि मैं अब देखूंगा कि चाय आएगी तो सीधा कर दूंगा, नहीं आई तो उल्टा कर दूंगा, तो दोनों चीजें मेरे हाथ में रही। मैं इधर भी घूम जाता हूं, मैं उधर भी घूम जाता हूं। अपने समाज की सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, हम न तो स्थिर रह पाते हैं, न एक मत रह पाते हैं, न मर्यादित रह पाते हैं, न अनुशासित रह पाते हैं। हम तो गंगा गए तो गंगादास हो जाते हैं और जमुना गए तो जमुनादास हो जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, भविष्य क्या होगा नहीं पता, भविष्य में क्या होने वाला है नहीं पता।
अपने गच्छ का भी क्या भविष्य होने वाला है नहीं पता, लेकिन हमारी भावना तो ये रहनी चाहिए कि हमारा गच्छ उन्नत बने, हमारा गच्छ उन्नति के साथ साथ अनुशासित रहे, संगठित भी रहे और अनुशासित भी रहे। दोनों बहुत जरूरी है। संगठन जितना जरूरी है, अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर अनुशासन का एक बार भंग होता है तो फिर भंग होता ही चला जाता है, फिर बाद में उस भंग को कोई भी रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम एक करने का प्रयास कम करते हैं, अलग होने का प्रयास ज्यादा करते हैं। और जो अलग करने का प्रयास करते हैं उनको प्रश्रय मिल जाता है, उनको सहारा मिलता है। और जब सहारा मिलता है, आज हम हमेशा तेरा पंथ की अनुमोदना भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं कि वो एक है। एक क्यों है? लोग तो वही हैं, वो भी इसी भारत में रहने वाले, हम भी इसी भारत में रहने वाले। वो एक क्यों रहते हैं और हमारे मन में वो अनुशासन क्यों नहीं आ पाता? हर दृष्टि से, चाहे वो बैठने की दृष्टि से हो, चाहे वो साधु साध्वियों की दृष्टि से हो, चाहे वो संघों की दृष्टि से हो, चाहे वो श्रावक श्राविकाओं की दृष्टि से हो, एकता क्यों नहीं हो पाती? या एक अनुशासन क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं रह पाता? इसलिए कि वहां सबके सब अपने संप्रदाय के प्रति पूर्ण समर्पित है। उन्हें व्यक्ति राग नहीं है, व्यक्ति राग नहीं है। वहां आचार्य पद पर राग है, आचार्य कौन है इस पर कोई महत्व नहीं है, आचार्य कोई भी हो, लेकिन सीट का मूल्य है और उसी के आधार पर चलना है। वहां एकता है। वहां पर कोई भी अगर थोड़ी सी भी अलग बात करता है तो बाकी सब भी उनसे सारा संबंध समाप्त कर देते हैं, तब कहीं जाकर एकता रह पाती है। हम तो चाहते हैं कि अपना जो खरतरगछ है, जो जाहो जलाली लगातार बढ़ रही है, हो रही है, वो और ज्यादा बढ़ती रहे। और वो तभी हो पाएगा जब हमारा गच्छ संगठित भी होगा और हमारा गच्छ अनुशासित भी होगा। हम तो चाहते थे कि सब स्वाभाविक रूप से एकता का वातावरण निर्मित हो, लेकिन अब भविष्य में क्या लिखा है पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, एकता के साथ में हो, अनुशासन के साथ में हो, मर्यादा के साथ में हो, वही उचित है। और वैसा ही वातावरण बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। और वो प्रयास चाहे हमारे द्वारा हो, चाहे औरों के द्वारा हो। अपने समाज में, अपने संघ में ऐसे 2-4 लोग होने चाहिए, जो लोग सारी स्थिति को समझकर सब जगह जाकर व्यवस्थित रूप से निर्णय भी दे सके और उस निर्णय को क्रियान्वित भी कर सके। तो निश्चित रूप से अपने समाज में ये मर्यादा भी होगी। एक बात तय है, अभी जो पुराने जितने भी इतिहास है, उन इतिहासों के आधार पर केवल एक जगह 1080 लिख देने से 1080 नहीं होता। बाकी अन्य जो सारे प्रमाण हैं, चाहे वो दुर्लभ राजा के प्रमाण हो, चाहे आचार्य जनेश्वर सूरी के चातुर्मास के प्रमाण हो, चाहे उनके विचरण क्षेत्र के प्रमाण हो, उन सारे प्रमाणों के आधार पर जो इतिहासकार हुए हैं बहुत पहले, उन्होंने जो अपना निर्णय और अपनी बातें, इतिहास का जो शोध खोज उन्होंने प्रस्तुत किया, सारे किताबों में आप कभी भी पढ़ लेना, खरतरगछ का वृहद इतिहास देख लो। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि विक्रम संवत 1066 से लेकर 1078 से पहले पहले यह घटना घटी है। ये अभी अपने उपाध्याय मनित प्रभु ने खरतरगछ के इतिहास के संबंध में 1000 से ज्यादा पृष्ठों का एक विशाल इतिहास लिखा है, जो अभी प्रेस में है, कुछ ही दिनों में प्रिंट होगा। उसमें भी सारे कम से कम 300 से 400 ग्रंथों के प्रमाण और पुराने हस्तलिखित ग्रंथों के सारे प्रमाण एकत्र किए हैं। और इन सारे प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित रूप से तय हो जाता है कि यह जो घटना घटी वो 1080 से पहले ही घटी। लेकिन झगड़ा 1080 या 1075 का नहीं है, झगड़ा कुछ और है। और उन बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझकर सावधान रहना चाहिए और सावधान रहकर अपनी गतिविधियां, अपनी आगे की गतिविधियां अपने को
अनुशासन में रह करके तय करनी चाहिए।